हो गई बात खत्म। और कोई बात करनी है तो कर लो, मैं देख लूं बाद में। अरे भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आ गए सभी प्यारे बच्चे? अरे क्लास में पहुंच गए क्या सभी प्यारे? चलो भाई। कल लास्ट लाइन कहां तक थी बताना एक बार भाई। अच्छा हेडिंग में डाल दिया था। महाराणा सांगा चल रहा था आज 1509 से लेकर 1528 तक। यह हमारा पूरा का पूरा शासनकाल चल रहा था किसका? महाराणा सांगा का। हाँ भाई, पहले समझोगे या सीधा लिखोगे? न्यू बच्चे कौन कौन है आज क्लास के अंदर? दो ही बच्चे नहीं, बाहर गए मैं बुला के ला पड़ोसियों को। महाराणा सांगा ठीक है भाई। सबसे पहले बात आती है महाराणा सांगा के जन्म को लेकर। काफी बुकों में कहते हैं कि महाराणा सांगा का जन्म गलती से 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं रखना, याद इतना ही रखना है अप्रैल 1482। पिता कौन थे इसके? वाह बेटा मैं तो भूल गया था। पिता कौन थे इसके? रायमल। और माता कौन थी? रतन कंवर। अरे माता कौन थी? रतन कंवर। ठीक है भाई। इस बंदे का जो राज्याभिषेक हुआ था, क्या हुआ था भाई साहब? राज्याभिषेक। इसका राज्याभिषेक हुआ था कब? 1509 में। कब हुआ था? 1509 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना? कौन से दुर्ग में? अरे कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। और जिस समय बंदा ये राजगद्दी पर बैठा था उस समय इसके शरीर पर, किस पर भाई? कितने गांव थे? एक गांव था। मतलब बैठते ही 80 गांव करवा दिया है। क्या हो रहा है तुम्हारे आज? कोई व्रत करके तो नहीं आए हो ना? आज जब राजगद्दी पर बैठा था तब एक थे बेचारे के, बाद में हुए थे 80। तो क्या कह रहे हो? 80 गांव बेटा हर काम लेट ही होते हैं। जो मेन काम होते हैं, निशान वाले काम होते हैं ना, वो लेट होते हैं भाई। जो चीज जो काम करते हैं अगर उसमें हमारी निशानी रह जाए या फिर हमको निशान छोड़ जाए, वो काम लेट होते हैं जल्दी होते हैं। अब तू समझ लिया ना, सब समझ जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद में आता है, सुन ले रहे एक बार, ये था हमारा ये वाला मैटर। इसके बाद में आता है इसके समकालीन शासक, कि भैया इसके समकालीन शासक कौन कौन थे। ये चीज और याद रखना। सबसे पहले नंबर पर आता है दिल्ली। कौन सा? इसके समकालीन दिल्ली का शासक था, उसका नाम क्या था? सिकंदर लोदी। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? इसके समकालीन गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा। बिगड़ा नहीं बेटा, महमूद बेगड़ा। रुक रे। और इसके समकालीन मालवा का शासक, कहां का शासक? नासिरुद्दीन। कौन था भाई? ये इसके समकालीन क्या थे? 3 शासक थे। ये तो 3 तो इसके जीवन में इसकी ये वाली बात बताई जाती है, जब ये बंदा भारत का जब शासक बन रहा था उस समय सांगा, तो इसके समकालीन एक मुगल शासक और था भाई। और इसके समकालीन जो मुगल शासक था उसका नाम क्या था? बाबर। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? और बाबर के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी भाई। क्या लिखी गई थी? क्या नाम था? गलत बात, तुझू के बाबरी।
तुजु के, और तुजु के बाबरी नाम का ग्रंथ था वो कौन सी भाषा में था? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? बाबरनामा की भाषा है फारसी, जो अब्दुल रहीम ने इसका अनुवाद किया था। इसकी मूल भाषा है तुर्की, जो बाबर ने खुद ने लिखी थी, जिसका नाम था तुजु के बाबरी। बाबर खुद रहने वाला था अफगानिस्तान के फरगना क्षेत्र का निवासी था। सन 1507 ईस्वी में सिंध के खैबर दर्रे को चीरता हुआ यह बंदा सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत में पहुंचा। सिंध प्रांत में आने के बाद इस बंदे ने अपनी आत्मकथा जब लिखी थी, भैया मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। तो कहते हैं मेरे दोस्तों कि जब ये बंदा भारत आया था, भारत में आते ही इसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी के अध्याय नंबर 4 के ऊपर इसने एक बात लिखी थी कि जिस समय मैं भारत गया था उस समय मेरे समकालीन भारत के 2 शासक सबसे ताकतवर थे। उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर शासक इसने बताया था, वो बताया था महाराणा सांगा को, जबकि दक्षिणी भारत का सबसे ताकतवर राजा बताया था, इसने बताया था कृष्णदेवराय को। किसको बताया था? कृष्णदेवराय को। तो इसके समकालीन सिर्फ तुजु के बाबरी के अनुसार कितने शासक थे ताकतवर? 2। कितने थे भाई? 2। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि इसके शरीर पर, सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? सांगा के शरीर पर कुल घाव कितने थे? अरे बोल तो दो, कितने थे भाई? 80 घाव थे इसके शरीर के ऊपर। कितने घाव थे? 80 घाव। 80 घाव में से सर्वप्रथम देने वाला कौन था? अरे सर्वप्रथम देने वाला कुंवर पृथ्वीराज। कौन था भाई? कुंवर पृथ्वीराज पहला व्यक्ति था जिसने शरीर के ऊपर इसके सबसे पहले घाव दिया था, और घाव के रूप में इसने सबसे पहले इसकी क्या फोड़ी थी? आंख। क्या फोड़ी थी? आंख फोड़ी थी इस बंदे की, ठीक है भाई। लेकिन सबसे ज्यादा घाव किसमें लगे? अरे सबसे ज्यादा घाव किसमें लगे थे इसके? तो सबसे ज्यादा जो घाव लगे थे इसके वो लगे थे खातोली के युद्ध में। कौन सा युद्ध में? अरे कौन सा युद्ध? खातोली के युद्ध में इसके सबसे ज्यादा क्या लगे थे? घाव, ठीक है ना। तो महाराणा सांगा के शरीर पर कुल घाव कितने थे? सबसे पहले इसके घाव देने वाला व्यक्ति कौन था? सबसे ज्यादा घाव कौन से युद्ध में लगे? खातोली के युद्ध में इसके शरीर के ऊपर 74 घाव लगे थे। एक इसके पहले था 75, 3 घाव लगे थे इसके किसके अंदर? खानवा के युद्ध में, और एक लगा था इस बंदे के किसमें? जब ये बंदा वहां से बिहार से युद्ध करके आ रहा था तब। इसके शरीर पर टोटल 80 घाव थे। सबसे ज्यादा घाव खातोली में, पहला घाव कुंवर पृथ्वीराज ने दिया, टोटल घाव 80 थे इसके। इस बंदे के इतिहास में एक हाथ काम नहीं करता था, एक पैर, इसका मतलब कटे नहीं थे, हाथ पैर सब सलामत थे। एक हाथ काम नहीं कर रहा था, एक पैर काम नहीं करता था, एक मतलब आंख काम नहीं कर रही थी, आधा शरीर था वो लकवा मार चुका था। उसके बावजूद इस बंदे ने अपने शासनकाल के 17 लड़ाइयां लड़ी थी। कितनी? 17 में से 16 युद्ध जीते थे इसने। इसलिए इस बंदे को बोलते हैं 16 युद्धों का विजेता। कितने युद्धों का विजेता? इसके बाद में आता है सांगा के उपनाम और उपाधि। सांगा की उपनाम व उपाधि। कि भाई सांगा के उपनाम और उपाधियों को लेकर अगर बात करी जाए तो सांगा के किस किस नाम से जाना जाता है, सांगा को क्या क्या कहा जाता है? नंबर 1 अभेद शासक। क्या कहते हैं इसको? वो शासक जिसको कोई माई का लाल भेद ना सके, वो था अभेद। इसको बोलते हैं अजेय, जिसको कोई जीत ना सके। क्या था भाई? अजेय शासक। कोई जीता था क्या इससे? बहादुरी के साथ तो कोई माई का लाल लड़ ही नहीं सकता था इससे सामने आकर के, तो ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते थे अजय। तीसरे नंबर पे मानव खंडर वशेष। क्या बोलते थे इसे? क्योंकि एक मानव का संपूर्ण शरीर काम करता है तभी तो उसको मानव बोलते हैं। इसका आधा शरीर काम करता था इसलिए इसको बोलते थे मानव खंडर वशेष। नंबर 4 सैनिकों का भग्नावेश। क्या बोलते थे भैया इसको? सैनिकों का भग्नावेश, ठीक है ना। और इसको ये कहने वाला कौन था? कर्नल टॉड। कौन था भाई? कर्नल टॉड ने इसको क्या कहा था? सैनिकों का। नंबर 5 पे बोलते हैं इसको राजपूतों की शिरोमणि। अरे राजपूतों की शिरोमणि, ठीक है भाई। छठे नंबर पे बोला जाता है हिंदू सम्राट। अरे क्या बोलते हैं? सम्राट। 7वें नंबर पे बोला जाता है धर्म रक्षक। क्या बोला जाता है भाई?
और 8वें नंबर पे इसको कहा जाता है 16 युद्धों का विजेता। 16 युद्धों का, अरे क्या कहा जाता है इसको? 16 युद्धों का विजेता। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार बोर्ड पे ध्यान लगा ले और अपना जोश बरकरार ना रखें, ध्यान से देख लें। महाराणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक था भाई? महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ? पिता कौन थे? माता कौन थी? राज्याभिषेक कब हुआ? कौन से दुर्ग के अंदर? राज्याभिषेक के समय सांगा के शरीर पर कितने गांव थे? कुल गांव कितने थे? सबसे पहले गांव किसने दिया? सबसे ज्यादा गांव कौन से युद्ध में लगे? इसके समकालीन शासकों की बात करी जाए तो इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? गुजरात का शासक कौन था? और भाई साहब मालवा का शासक कौन था? जबकि इसके समकालीन मुगल शासक कौन था? बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजू के बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुजू के बाबरी के अंदर बाबर ने भारत के कितने राजाओं का उल्लेख करा? उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर राजा कौन? आवाज बराबर से आनी चाहिए। अरे उत्तरी भारत का ताकतवर शासक कौन है? भगवान सवन कितनों ही जोश करवा रहे हो तुमसे, आवाज वही आएगी। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो खाना खा के नहीं आए? क्या सोच के आए हो? पार्टी दूंगा मैं तुमको। हाँ, दोबारा बोलो भाई साहब। उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर शासक कौन? आई ना बात, इसका मतलब खाना खा के आए हो, ठीक है ना भाई। और दक्षिणी भारत का सबसे ताकतवर राजा कौन? अरे कौन था? अगर इसकी उपाधियों की बात करी जाए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सैनिकों का भग्नावेश कहने वाला, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। कितनी लड़ाइयां लड़ी थी इसने? कितनी लड़ाई लड़ी? जीता कितना? हारने वाला युद्ध कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा? एक ही युद्ध आ रहा था और उसी युद्ध के बाद इसने मतलब मार दिया गया था इसको, उसी के बाद ये मर गया। इसने अगला युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए इसको कितने युद्धों का विजेता बोलते हैं? कितने युद्धों का? कितने युद्धों का? 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ओके डियर, अगली बात उतारोगे या करोगे? पहले समझाऊं? समझा दियो पहले, आप उतार समझा। काट लिया क्या सबने? आगे लू इसको। वाओ, ये बच्चे कह रहे हैं सर पहले तो आप हिंदी लिखाते हो, वैसे नहीं लिखी जाती, फिर आप फास्ट और कर ले वो करते हो।
ये इंग्लिश मीडियम वालों की प्रॉब्लम है बेचारों की। कौन कौन है इंग्लिश मीडियम के? बेटा बाबर बाबर ही होता है अंग्रेजी में, ये ध्यान रखना। पूछना मत, क्या कह दो कि सर बाबर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या? राजाभिषेक को राज्याभिषेक। बाबर के बारे में लिखवाऊं? नहीं बेटा, इंडियन हिस्ट्री है ये। अच्छा स्लाइड चेंज करूं? नहीं वो भाई कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा पहले स्लाइड चेंज करूं? हाँ अब बताओ, अब बताओ। नहीं स्लाइड चेंज कर ली। हाँ बेटा आप बोल, क्या बोल रहे थे दोनों भाई? बाबर के बारे में कुछ बताना है? कुछ नहीं बताना है। अच्छा उस समय कहां का शासक था? उस समय अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र का। कितने बड़े इंसान हो आप, कितने भोले इंसान हो। स्लाइड चेंज कर दो फिर बात कर लेना। और एक तो कह रहे हैं कि सर थोड़ा लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। तेरे बोलने की फितरत से पता चल रहा है मुझे। तू लिख, ये फूल कहां से आ रहे हैं आज गुलाब के? अच्छा अच्छा, जूनियर अकाउंटेंट JBVNL आया या बाद में? भले फोन मेरे पास ही आया था कि सर मैं आ रहा हूं कोचिंग। बेटा बच्चों के नंबर तुरंत ही फोन आ गया था, सर आज कोचिंग जा रहा हूं, आप मिलोगे ना? ऐसे थोड़ी होता है। इतिहास रचेंगे दोबारा। अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे ना तो मेरे को लगता है बने भी न चले जाओ। भाई देखो मेरी क्या राणा सांगा निकल रहा है शरीर में से, तुम फटाफट लिख लो। मेरे को आज कहानी सुना नहीं है इसकी, फटाफट लिख के। मैडम फटाफट का मतलब फटाफट ही होता है। बेटा पीछे को दोनों जो गुड़िया बैठी हुई हैं, भाभी जूनियर अकाउंटेंट। आप गुड़िया तो आप ही हो, पीछे को क्या देखो, वो तो गुड्डे हैं। उनकी तरफ देख रहे हो आप। जो न्यू स्टूडेंट आई है बेटा, समझ में आ रहा है? मेरे से पढ़ी हो? कहां पढ़े हो? क्या? JVNL? ओके, वो तो इंडिया पढ़ी होगी ना। 1857 क्रांति, गांधी जी का योगदान, अब राणा सांगा का योगदान भी सुन लो। चलो भाई आगे लिखाऊं? नहीं, स्पीड भी कैसे पकड़ते? चलो राइटिंग तो समझ में आ जाएगी ना। यार ये मार कर गया, थोड़ा मोटा चलता है। अगर तीखा होता ना वास्तविक में राइटिंग उतारता बोर्ड पे, वो फिर दिखेगा नहीं ना, दिखता नहीं है उसमें। उतार लिया भाई, चल। ये नोट्स को स्पेशल बना लेना आप। ये आई में मैथ, ये आई में हिस्ट्री। मिटा दूं? ओके माय डियर। देखो भाई, कहते हैं कि मेरे दोस्तों मेवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक हुए थे महाराणा सांगा, जिसने अपने साम्राज्य शक्ति को इतना बढ़ाया था कि भाई साहब महाराणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ की सीमा दिल्ली सल्तनत को छूने लग गई। जब मेवाड़ की सीमा दिल्ली सल्तनत के टच होने लगी तो उससे घबरा गए थे हमारे दिल्ली सल्तनत के शासक, लोधी वंश का सबसे ताकतवर शासक सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जब घबराया तो भाई साहब 1517 में सिकंदर लोधी की हो गई थी मृत्यु। महाराणा सांगा की बढ़ती हुई ताकतों को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली सल्तनत के समकालीन राजा सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की क्या बनाई योजना। जब सिकंदर लोधी वहां से अपनी सेना लेकर चला, मतलब इब्राहिम लोधी अपनी सेना लेकर चला,
और महाराणा सांगा जब यहां पर थे तो इन दोनों के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया था, उसका नाम था खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो इसके बाद में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सांगा ने युद्ध कौन कौन से लड़े। सांगा के युद्ध, किसके युद्ध भाई? सांगा के युद्ध। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, सांगा के युद्ध। ठीक है ना भाई? सांगा के युद्धों में नंबर 1 पे आता है कौन सा? खातोली। कौन सा आता है? खातोली नाम का स्थान कहां पड़ता है? धौलपुर। तूने तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बदल दिया भाई। क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कौन सी सन में हुआ? 1517। कौन से जिला में पड़ता है खातोली? बूंदी। कहां पर? बूंदी। मध्य संघर्ष किस किस के बीच में था बेटा? अरे मध्य संघर्ष सांगा ना, सांगा वर्सेज इब्राहिम। सांगा क्या हुआ इस युद्ध में? विजयी। सांगा इस युद्ध में क्या हुआ? विजय। ठीक है, इसके बारे में भी एक चीज और लिखोगे आप, उतारते रहो, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उतार लिया? चलो भाई, नीचे की लाइन से लिखना। इन दोनों के मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण साम्राज्य विस्तार था। इन दोनों के मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण, इन दोनों के मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण साम्राज्य विस्तार था। कौन सा विस्तार था भाई? साम्राज्य विस्तार था। क्लास का पता डियर? नहीं कोई टेंशन नहीं, प्रश्न दे दो। इन दोनों के मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार। का सबसे बड़ा कारण साम्राज्य विस्तार। एक लाइन और लिखो कि राणा सांगा को सबसे ज्यादा घाव इसी युद्ध में लगे। राणा सांगा को सबसे ज्यादा घाव इसी युद्ध में लगे। राणा सांगा को सबसे, मेरे ही लग गया घाव। राणा सांगा को सबसे ज्यादा घाव इसी युद्ध में लगे। काउंट मत करे, गांव गांव घाव ही होते हैं। हाँ, आगे लिखो एक लाइन और कि इस युद्ध में सांगा के जख्मी होने के बाद भी इस युद्ध में सांगा के जख्मी होने के बाद भी सांगा विजयी रहे। कहते हैं कि मेरे दोस्त महाराणा सांगा मेवाड़ के सबसे ताकतवर शासकों में से एक हुआ करते थे। जब महाराणा सांगा की साम्राज्य विस्तार की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि महाराणा सांगा के शासन काल में जब मेवाड़ की सीमा दिल्ली सल्तनत को छूने लगी तो दिल्ली के राजाओं के तख्त हिलने लग गए थे। इसकी बढ़ती हुई साम्राज्य शक्ति को रोकने के लिए दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन दोनों के मध्य में सबसे पहले 1517 में बूंदी के खातोली के मैदान पर युद्ध हुआ। राणा सांगा के शरीर पर सबसे ज्यादा जो घाव लगे थे वो इसी युद्ध के दौरान लगे थे। इस युद्ध में सांगा पूरा जख्मी हो गया था एक तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में जीतने नहीं दिया। अब इब्राहिम लोदी ने ताकत तो देख ली और इनको पता भी था कि राजस्थानी लोग एक बार जिस चीज की ठान लेते हैं ना,
वो छोड़ते नहीं है और थमने भी ठान रखी है। तो मैं देखना चाहता हूं, देखा कितने करते हैं इसकी पूर्ति। ठान तो तुमने रखी है, क्योंकि सपने तो सभी देख के आए हैं। नहीं कोई का नहीं इतनी वाकौन भाई साहब जो पैसा भी खर्च करे, टाइम भी खर्च करे, गलत है क्या भाई? लेकिन पहले के लोगों में इनमें अंतर है। आजकल के लोग क्या, थोड़ी सी हवा लागी जयपुर की और वे कहते हैं अगली भर्ती का इंतजार करेंगे, जबरदस्त। गलत है। पहले के लोग अगली भर्ती वो कहते थे कि आज ऐसे जी लो कि कल हमारा जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम जीते तो ऐसे ही हो, लेकिन टारगेट भूल जाते हो। गलत है ना? तो यह आता है बाड़ी का युद्ध। इधर का बाड़ी का युद्ध जब होने वाला था तो इस समय इसने कहा भी था इब्राहिम लोदी ने कि भैया मैं राणा सांगा से दोबारा युद्ध करूंगा। सैनिक ने कि महाराज चाला, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को थोड़ा काम आ गया, क्योंकि ये ताकत देख के गया हुआ था कि मैं उसको जख्मी करके आया हूं, अगर दोबारा भिड़ा ना तो ये भगने भी नहीं देगा वहां से। तो इसने इब्राहिम लोदी ने बहाना लगा लेने की, देख मेरी तो तबीयत खराब और मैं मेरे 2 सेनापतियों को ये पूरी सेना का नेतृत्व सौंप रहा हूं, तुम जाओ युद्ध करने के लिए। ये जो बाड़ी का युद्ध था ये हुआ था 1518 में। कब हुआ था भाई? अरे 1500। बाड़ी नाम का स्थान कौन से जिला के अंदर पड़ता है? धौलपुर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी के अंदर इसने कमल के बगीचों का और गुलाब के बगीचों का उल्लेख करा था। जो गुलाब का बगीचा है ना वो धौलपुर में, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गुलाब होते थे उस जमाने में। इसमें क्या बात है? फूलों की मंडी आज के दिन में तुम्हें पता है ना कहाँ है? फूलों की मंडी अजमेर है, पुष्कर है। भगवान की कसम तरक्की ये छोरे करेंगे। एक दिन इतनी बुलंदियों पे जाओगे तुम, इतनी ऊंचाई पे जाओगे, इतनी ऊंचाई पे जाओगे, मैं बता नहीं सकता तुमको। अभी देख ले इधर को, जिला धौलपुर। इसके बाद में आता है बेटा मध्य संघर्ष। क्या आता है भाई? मध्य संघर्ष हुआ था, वो 2 के बीच में हुआ था। एक तो था मियां हुसैन। कौन था बेटा? मियां हुसैन, जिसका पूरा नाम था फरमूली। कौन सी मूली? फरमूली। वह मियां माखन। क्या नाम था भाई? मियां माखन वर्सेज सांगा। और इस युद्ध में सांगा क्या हुए थे बेटा? विजयी। इस युद्ध में सांगा क्या हुए? विजयी। पहला युद्ध सांगा का खातोली, दूसरा था बाड़ी। बाड़ी का युद्ध 1518 में धौलपुर में हुआ था। इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे, मियां हुसैन फरमूली और मियां माखन, और उनसे युद्ध करने वाला था सांगा। और इस युद्ध में भी सांगा क्या रहे थे? विजयी। इसको उतारो एक बार। उतार लिया सबने? उतार लिया क्या? थोड़ा जल्दी करो यार। सांगाल बहुत बड़ा है, हाल तो कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। हाल तो 1 पन्ना भरा होगा, 4 पन्ने हो रहे सांग के। अभी मेवाड़ का शिरोमणि बोलते हैं यार इसको, ऐसे ही थोड़ी है। राजपूतों का शिरोमणि है बेचारा। और राजाओं के 3 पन्ने भरा है, इसका 1 भरा हूं तो बेइज्जती नहीं होगी? इसका ज्यादा भराना है मुझे। इसकी जब वीर रस सुन लोगे ना आप, कहते हैं अरे मजा तो आएगा जो आएगा। वीर रस ऐसा कहते हैं कि इसका वीर रस अगर मुर्दों के कानों के पास खड़े रह करके कोई सुना देना तो मुर्दा भी खड़ा हो जाए एक बार। नहीं वो क्या है कि मुर्दे के पास जाकर के तो वीर रस सुनाएगा तो उसके घर वाले पीटेंगे, इसलिए सुनाते नहीं है। नहीं तो कोई मरने का काम ही ना करे भाई। इसमें बहुत ज्यादा राजस्थान की यार वास्तविक में इतिहास पढ़ने में और पढ़ाने में मजा भी आता है। अगर राजा थे ही इतने ताकतवर। गलत है? लिखो नीचे की लाइन से लिखो। अब स्पेशल लिखना है, ये युद्ध का कुछ नहीं लिखना, युद्ध तो यहां तक है। अब इसके बीच में कहानी घटित हो गई थी इसके बाद में, तो आपको नीचे से लिखना है अलग से, नोट डाल के लिखना, नोट डालकर नोट डाल के लिखो कि महाराणा सांगा के समकालीन, महाराणा सांगा के समकालीन, किसके समकालीन? महाराणा सांगा के समकालीन मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय थे।
महमूद खिलजी द्वितीय थे। महाराणा सांगा के समकालीन मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय थे। लिख ले बेटा, जो आपको मैंने लिखा है ना महमूद खिलजी, अरे मेरे भाई क्या लिखा है? महमूद खिलजी द्वितीय। इस महमूद खिलजी द्वितीय को अंडरलाइन करो भाई, और इसके नीचे लिखो, इसे शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान, इसे शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान मेदिनी राय का था। मेदिनी राय कहां के रहने वाले थे? चंदेरी के। इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था भाई? मेदिनी राय का था। मेदिनी राय ने राजनीति करके, युद्ध करके, और इस बंदे को क्या बनाया था? यहां का शासक बन गया। ध्यान से देखना, खिलजी ने मेदिनी राय को वजीर का पद दिया। खिलजी ने मेदिनी राय को वजीर का पद दिया। खिलजी ने मेदिनी राय को वजीर का पद दिया। किसका पद दिया मेरे भाई? वजीर का पद दिया। खिलजी ने मेदिनी राय को किसका पद दिया? वजीर का पद दिया। अरे किसका पद दे दिया? मैटर खत्म। अब जैसे ही इसको वजीर का पद दिया गया तो मेदिनी राय तो था हिंदू और महमूद खिलजी था कौन? मुसलमान। तो भाई साहब हाथों हाथ महमूद खिलजी के जितने भी मुस्लिम सामंत थे उन्होंने भाई साहब इस बात का विरोध कर दिया कि हम मोमडन है, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, मालवा के रहने वाले हैं, तू मेदिनी राय को यह पद क्यों दे रहा है? तो भाई साहब इसी विरोध से महमूद खिलजी जो था उसने भाई साहब मेदिनी राय को वजीर के पद से हटा दिया। अब जैसे ही इसको हटाया तो मेदिनी राय था वो भाई साहब यहां से मालवा से निकलकर सीधा कहां पर आ गया? मेवाड़। कहां पर आ गया? और मेवाड़ में आकर के ये किससे मिल लिया? सांगा से। किससे मिला? और सांगा ने भाई साहब मेदिनी राय को उठाकर इसे कहां की जागीदारी दे दी? गागरोन की। कहां की दे दी? इसको कहां का जागीदार बना दिया? गागरोन का जागीदार बना दिया। गागरोन कहां पड़ता है? अरे कहां पर? कहां पर? झालावाड़। मेदिनी राय रहने वाला कहां का? चंदेरी का। मेदिनी राय ने किसको शासक बनाने में योगदान दिया? महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को कौन सा पद दिया? जैसे मुस्लिम सामंतों ने इसका विरोध करा तो मेदिनी राय को पद से क्या कर दिया? मेदिनी राय महमूद खिलजी के दरबार को छोड़कर कहां है? मेवाड़ में। किससे मिले? सांगा ने उठाकर इसे कौन सी रियासत दे दी? गागरोन का जागीदार बना दिया। जैसे ही ये गागरोन का जागीदार बना तो इस बात का पता चल गया किसको? चल गया। महमूद खिलजी ने अपनी सेना उठाई और गागरोन पर आक्रमण करने की क्या कर ली? तैयारी। जैसे इसने आक्रमण की तैयारी करी इसने भाई साहब उठा करके मेदिनी राय ने यह सूचना किसको दे दी? साहब मेरे पीछे आलवी कौन छोड़ रहे हो? वहां से भगा दिया। अब गागरोन पे आ रहा है। सांगा कह रहा है घबरा मत, आने दे, मैं भी आ रहा हूं। सारे युद्ध जीतते आ रहा था, उसको डर किस बात का? पहुंच गया साहब। इधर से महमूद खिलजी जी पहुंचे, इधर से सांगा पहुंचा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1519 में। कब हुआ भाई? 1519 में गागरोन का युद्ध। और जैसे ही गागरोन का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भी सांगा ने किसको पराजित करा? महमूद खिलजी को पराजित करा। इसका छत्र लिया और इसका भाई साहब क्या कमरबंद थी उसको छीना, और छीनने के बाद इसको बंदी बनाकर अपने पास रख लिया। जब इसके बेटे को भेजा गया था ना यहाँ पर, जब उसको जमानत के तौर पर रखे गया था गिरवी कि मेरा बेटा तेरे पास है, अगर कल के दिन कोई गलती करूं मार देना, तब जाकर के डटा था ये। तो तुम सोचो, सांगा जैसा यार आदमी मैंने देखा ही नहीं। भगवान सौगन, ये तो मैंने आज तक भी पढ़ा है कि लूलो लंगड़ो कानो बहरो ढूंढो तीखा में एक गुण फालतू होते हैं, लेकिन ताकत भी इतनी ज्यादा होती है, इसका अंदाजा आज लगाया मुझे। सांगा का नाम सुनने के बाद तो बाबर के पसीने निकल गए थे खानवा और बयाना के मैदान पर। इतनी ताकत रखता था सांगा अपनी भुजाओं के अंदर। भुजाओं के अंदर नहीं, मतलब सेना की पूरी ताकत इसके साथ थी। बस गलती इसने एक कर दी खानवा में कि और सारे युद्धों में सैनिकों का नेतृत्व खुद के पास था, और खानवा के युद्ध में इसने सैनिकों का नेतृत्व कितने लोगों के हाथों में दे दिया, और वही इसकी पराजय का कारण बन गया। नहीं, सांगा जब बाबर खानवा के मैदान पर आया था ना युद्ध करने, तो मेरे से 2-3 बार बात भी करी थी उसने कि सर आप राजस्थानी हो, आप बताओ क्या कर सकते हो। मैंने भाई देख मेरी भी कौन सा लगा के सीक्वेंस खत्म है। वो बंदा कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जो करता है ना वो तो कहता ही नहीं है, और जो कहता है ना वो बिल्कुल ही नहीं करता। तो खुद ही डरते थे इससे।
जैसे ये भाई को देख लो, कल इसका पहली बार मैंने रूप देखा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसा भी होगा ये। अब मेरे को पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बात नहीं करी इसने ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं जानता हूं, पहचान गया ना मुझे। हाँ, दोबारा ऐसा काम मत किया कर। लिखो, आगे लिखो बेटा एक लाइन। अब देख लो वो पूछ रहे हैं, बता दूं? चलो लिखो, लिखना बेटा, आगे लिखो। यहां तक हो गया भाई। महमूद खिलजी क्या हुआ इसमें, तो यहां पर लिखा दिया भाई, महमूद खिलजी ने इसको पद से क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया। नीचे के लाइन से लिखो कि मेदिनी राय मालवा छोड़कर मेवाड़ आए। मेदिनी राय मालवा छोड़कर मेवाड़ आए। मेदिनी राय मालवा छोड़कर मेवाड़ आई। मेदिनी राय मालवा छोड़कर कहां पर आ गए भाई, मेवाड़ आई। एक लाइन और लिखो कि सांगा ने इसे गागरोन की जागीदारी दी। सांगा ने इसे गागरोन की क्या दी भाई, जागीदारी दी। सांगा ने इसे गागरोन की जागीदारी दी। ठीक है भाई। एक लाइन और लिखो नोट में कि महमूद खिलजी ने गागरोन पर भी आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने गागरोन पर भी आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने गागरोन पर भी आक्रमण किया। और सांगा और खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। सांगा और खिलजी के मध्य क्या हुआ भाई, युद्ध हुआ। सांगा और खिलजी के मध्य क्या हुआ, तो हेडिंग में डाल लो गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध लिखोगे, गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध लिखोगे, गागरोन का युद्ध। लिख लिया भाई। गागरोन के युद्ध में लिखो एक एक लाइन से, अंडरलाइन करके लिखो बेटा। सबसे पहले जिला झालावाड़। जिला कौन सा, सन 1519। सन 1500। मध्य संघर्ष महमूद खिलजी और सांगा। मध्य संघर्ष बैटल ऑफ बिटवीन महमूद खिलजी वर्सेस सांगा। परिणाम सांगा विजयी। सांगा विजयी। लिख लिया मेरे लाडलो, लिख लिया भाई। एक ही लाइन लिख के छोड़ दो बस, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो और एक लाइन लिख लो कि सांगा ने इस युद्ध में खिलजी की कमरबंद छीनी। कमरबंद का मतलब जानते हो, कमरबंद। किस किस की शादी हो गई भाई, लड़कों में पूछ रहा हूं, लड़कियों में नहीं पूछ रहा। अरे लड़कों में किस किस की, भगवान सोगन चाहे हो भी गई होगी ना, जब भी कमा मन में सोचेगा। अरे मेरे भाई मुझे पता है किस किस की हो गई। कमरबंद में वो दूल्हे को नहीं देखते हैं जो शेरवानी के ऊपर चुन्नी बांधता है। हाँ क्या कह रहा है, मतलब इसकी हो गई तेरी नहीं हुई। टेंशन मतलब बेटा एक दिन जरूर होगी। कमरबंद का सिस्टम होता ना, वो कमर पे बांधते हैं, वो होता है। अब इनका तो कहीं चुन्नी कौन बांधे था, कमरबंद इनकी होती थी तलवार बांधने का जो स्थान होता था ना, वो पूरा सोने का होता था। ये मतलब यार नारियल दे हैं नहीं यार, भगवान की कसम इन्होंने हिंदी की बेहिंदी कर दी। ठीक है भाई, तो लिख लिया बेटा कमरबंद छीना। एक बात इतनी सी लिखनी है बस, और छोड़ दो ये बेकार की बातें। फिर इसके बेटे को भी गिरवी रखा गया, ये सारी चीज हमको तुझू के बाबरी बताती। इसके बाद इसके द्वारा लड़ा गया अगला युद्ध था, उसका नाम था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध,
अरे कौन सा? बयाना का युद्ध। देखो भाई, बयाना के युद्ध के कुछ रीजन थे। राणा सांगा और बाबर के मध्य दुश्मनी का कोई रीजन नहीं था, कोई कारण नहीं था, दूर दूर तक दुश्मनी नहीं थी इनकी। इनकी दुश्मनी का कारण खुद बताता है कौन? बाबर। बाबर कहता है कि भैया, जब मैंने मेरे शासनकाल का पहला निर्णायक युद्ध लड़ा था 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, उस समय मैंने सांगा से सहायता मांगी थी कि सांगा, मुझे तेरी सहायता चाहिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अगर तू मेरी सहायता करता है और मैं अगर हिंदुस्तान का शासक बनता हूं तो गारंटी है कि तेरे मेवाड़ की साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित कर दिया जाएगा। लेकिन महाराणा सांगा ने उसकी सहायता करना उचित नहीं समझा, बताया, ऐसा बताते। इब्राहिम लोदी भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, छोटी मोटी ताकत नहीं थी। अगर कोई भी भाई, अगर मैं देखो किसी बंदे को अभी यार ये चीजें समझाने के लिए मेरे को भी कुछ कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को किसी निजी धर्म के ऊपर और निजी जाति के ऊपर ना ले, ठीक है भाई, मेरा समझाने का फर्ज है जो मैं समझा रहा हूं। बात यह थी मेरे दोस्तों की, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का राजा, आगरा में यह बैठा करता था, आगरा इनकी राजधानी थी उस समय। यकीन नहीं मानोगे, इन्हीं हाथों से पाल पोस के बड़ा किया था मैंने इसको। बहुत इज्जत करता था मेरे से कभी बात नहीं करता था ये, और इसको बात करनी होती थी इसकी अम्मी को साथ लाता था। एक दिन गुड़िया मैं क्या था कि पूरे दिन का सारा दिन का थकारा जाकर के मैं मेरे दिल्ली के महलों में आराम कर रहा था, तो ये अपनी अम्मी को लेके आया था, मेरे को पता भी नहीं था, कसम से नींद आ रही थी। तो मेरे से आते ही इसने कहा कि अब्बा मेरे को आपसे एक बात करनी है। पहली बार 18 साल के कैरियर में बोला था वो मेरे से कि अब्बा मेरे को आपसे एक बात करनी है। अब यार बच्चा पहली बार बोल रहा, सुनना तो पड़ेगा। मैंने बोल, बता बेटा क्या बात है। लेकिन अब्बा मैं हूं ना जो बाबर से युद्ध करना चाह रहा हूं। तेरी कसम छोटू भाई, जैसे उसने कहा कि मैं बाबर से युद्ध करना चाह रहा हूं, मैंने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ा, सिर पे भी हाथ रखा, मैंने बेटा तेरी तबीयत तो सही है। फिर तेरे क्या हो गया? मेरे को पता नहीं था, इसकी अम्मी मेरे पीछे खड़ी है। इसकी अम्मी मेरी कह रही है नहीं मेरी तो लाइफ खराब हो गई आपसे शादी करके। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो कभी जिंदगी में युद्ध करते नहीं हो, और मेरा बेटा अगर युद्ध करना चाहता है तो आप उसे युद्ध करने देते नहीं हो। मैंने कहा ओ मैडम, हेलो प्रेसी, सुन मेरी बात। आज तक मैंने सुना है कि बकरे की मां कहां तक कैर मनाए, बकरे की मां कहां तक कैर मनाए, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कुछ बकरे की मां बकरे को हलाल होने के लिए तिलक काटकर कसाई के पास भेज रही है। मैंने क्या जानती है तू बाबर को? अरे बाबर मुगल काल का वो शासक है जो आदमी बिना कुछ खाए पिए बिना सोए 116 किलो का भाला हाथ में लेकर 76 घंटे तक दुश्मन सेना के विरुद्ध रणभूमि में युद्ध करने का साहस रखता है। अगर वो तेरे बच्चे के जैसे चार इधर को लगा के दौड़ना शुरू कर दिया ना, 8 किलोमीटर तक तो पैर नहीं टिकने देगा। मैंने मेरी लाइफ में बहुत औलाद देखी है, लेकिन कसम से मैंने इसकी जैसी नहीं देखी। मेरे लाख बार मना करने के बावजूद इस बंदे ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और चला गया बाबर से युद्ध करने के लिए रणभूमि। जाते जाते इतिहास में एक ऐसी छाप, एक ऐसी अनूठी मिसाल, एक ऐसा अनूठा प्रश्न खड़ा कर गया कि अगर कल के दिन एग्जाम में आ गया ना तो कोई माई का लाल इसको सॉल्व करने वाला नहीं था। पहली बार मेरी वजह से सॉल्व करोगे आप। दुश्मन सेना के हाथों ऑन स्पॉट रणभूमि में दम तोड़ने वाला, रणभूमि में दम तोड़ने वाला इतिहास का एकमात्र शासक है ये। आज तक का इतिहास उठा के देख लेना, ना तो इससे पहले और ना इसके बाद किसी भी राजा ने रणभूमि में दम नहीं तोड़ा। ऑन स्पॉट रणभूमि में मारे जाने वाला एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी। जैसे ये मरा, इसकी अम्मी फिर मेरे पास आ गई। मैं क्या, अब आप जाओ। मैंने यह बढ़िया सिस्टम है भगवान की सौगन। अभी बेटा को नंबर है मेरो भी, लेकिन या तो आप चले जाओ, नहीं मैं जा रही हूं आपको छोड़कर बाबर के पास। 4 साल के लिए चली गई थी। अबे सोच गंदी है तुम्हारी। वो मेरे से कह के गई थी कि जिस तरीके से बाबर ने मेरे बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा है, जब तक मैं बाबर को मेरी आंखों के सामने उसी तरह तड़पते हुए मरता हुआ नहीं देख लेती, मैं वापस लौट के नहीं आऊंगी। बाबर को जहर देकर मारने वाली और कोई नहीं, इब्राहिम लोदी की अम्मा मेरी पत्नी थी। कौन थी? इब्राहिम लोदी की मां थी, आपकी पत्नी। करवाओगे जेल पक्का तुम लोग, मेरे को दिखा है। पिटवाने का काम तो पूरा कर रखा तुम लोगों ने, है ठीक है ना भाई। अब जैसे ही ये बंदे से सहायता मांगी, सांगा ने सहायता नहीं करी। अब दूसरा कारण देख लो। कहते हैं मेरे दोस्तों कि जैसे ही 21 अप्रैल 1526 को, कितनी अप्रैल?
21 अप्रैल 1526 को जब बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता तो इसने भारत में कौन से वंश की नींव रख दी? अरे कौन सा वंश? मुगल वंश की नींव रख दी। अब यार मुगल वंश की नींव तो रख दी, इब्राहिम लोदी का प्रॉपर जो राजघराना था वो तो था दिल्ली और इनकी राजधानी थी आगरा, तो इसने आगरा के ऊपर तो अधिकार कर लिया, लेकिन राजा तो तब माना जाएगा जब तू दिल्ली के ऊपर राज करेगा। अब भाई साहब इसके बाबर के पास क्या थी कि जैसे इसने आगरा में मुगल वंश की नींव तो रख दी, अब आगरा में इसके पास सेना जितनी थी उसका 80% जो भाग था उसको इसने आगरा में छोड़ा, क्योंकि पूरी सेना लेके दिल्ली भी नहीं जा सकता। मान लो कोई इब्राहिम लोदी की सेना बच रही हो और वहां जाता है काट पीट दियो तो मेरे तो युद्ध करवो ही बेकार। और ये बंदा 20% सेना लेकर कहां चला गया? दिल्ली चला गया। कहां चला गया? और दिल्ली जाने से पहले अपने 80% सैनिकों को कह के गया था कि जब तक मेरा दिल्ली से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता या मैं किसी बात की कोई सूचना नहीं देता था, आप लोग आगरा से दिल्ली नहीं आओगे। कोई बात बोल, तकदीर इतनी खराब। एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर हो इंसान की तकदीर खराब तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता खा जाता है। वो वाला इसके साथ था। गुड़िया आप सोच रहे हो गुरुजी ऊंट इतना बड़ो कुत्ते इतना सो काया खावे, तकदीर खराब होती है ना, ऊंट जाकर कुत्ते के पास बैठ जाता है। अब खाना होता है, खाना ही होता है। ऐसे क्या सोचने की बात आ गई भाई इसमें? तो बात वो वाली थी, इसकी तकदीर थी पूरी खराब। अब देखो कैसे इस बंदे ने 1527 प्रारंभिक माह के अंदर मतलब जनवरी के अंदर ऑर्डर दिए थे अपनी सेना को दिल्ली से कि भैया दिल्ली में कोई खतरा नहीं है, आप दिल्ली आ सकते हो। उन दिनों में हमारे सांगा साहब, और भाई ज्यादा उन दिनों में कौन है? वे क्या हो रहा है? सांगा साहब, सांगा जी जो थे वो आ रहे थे बिहार से। कहां से आ रहे थे भाई? बिहार से। और बिहार में उस जमाने में राजा हुआ करता था बुहरान खां। कौन हुआ करता था? बुहरान खां से युद्ध करके निकल रहे थे ये बंदा। अब बुहरान खां मुस्लिम राजा, सांगा की सेना पूरी राजपूत, तो वहां पर बिहार में ये मुसलमानों को काट के आ ही रहे थे, तो इसकी सेना में वैसे ही जोश था जबरदस्त। और उसी समय सांगा की सेना थी वो आगरा से कहां जा रही थी? दिल्ली। कहां जा रही थी? उसी समय तो इसकी सेना आगरा से दिल्ली जा रही थी, उसी समय बिहार से सांगा जो थे वो मेवाड़ जा रहे थे। इन दोनों की मुलाकात गलती से हो गई बयाना के मैदान पर। कब? फरवरी 1527 को। फरवरी 1527 को जब बाबर की सेना को राणा सांगा की सेना ने जब बयाना के मैदान पर देखा तो खून तो इनका खोल ही रहा था, इनको भड़ास निकालनी थी। अगर अपन लोग अगर कभी लड़ाई हो जाए और अपन को अगर किसी के ऊपर भड़ास नहीं निकाल सकते, अपन भड़ास किस पे निकालते हैं? अपने से कमजोर चीज पर। क्या तो बर्तन फेंकांगा, क्या रोटी कौन खावा, है कि नहीं? इन पे भड़ास निकलती है क्योंकि पता है कि ताकतवर से निकालेगा 2 थप्पड़ और पड़ेगा, गलत है भाई। इसलिए कमजोर आदमी में तो निकलती है भड़ास। तो वैसे इनके अंदर तो फुल भरा हुआ था फ्रस्ट्रेशन कि हम काट के तो आइए, पूरा मनोबल था। उस समय भी यार हिंदुस्तान का ताकतवर राजाओं में गिना जाता था। कौन? बाबर भी। बाबर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। अब भाई साहब इधर को जैसे ही बयाना की मैदान पर इसकी सेना को देखा और राणा सांगा की राजपूत सेना जब बयाना के मैदान पर मुगल सेना पर टूटी तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में सलाद के अंदर काटना शुरू कर दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में जब सलाद में काटा तो बयाना के मैदान की नहरों से कूदकर, कोई खेतर में कूदर, कोई डूंगरन में छड़छड़ार, कैसे न कैसे गिरते उठते पड़ते गिरते भाई साहब ये बंदे कहां पहुंचे? दिल्ली। कहां पर पहुंचे? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर इन्होंने भाई साहब बाबर की उस सेना को बताया जिस सेना ने कभी ना तो सांगा को देखा और ना कभी सांगा का नाम सुना। और वहां जाकर कहने लगे उन्हें कि भाई आज तक जिंदगी में 6 युद्ध लड़े हैं वो सारा बेकार नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब आज देख के आए हम हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर योद्धा को, क्या मारता है वो। मतलब ऐसा बताया था उसने, मतलब ऐसा बता रहा था कि भाई क्या मारता है, मतलब नहीं भाई साहब नहरन में और कूद कादर भाग गया था। अब भाई साहब वो सेना जिसने कभी सांगा को देखा नहीं तो सांगा की बड़ाई सुनने लगे तो इसकी सेना का मनोबल था वो डगमगा। बाबर ने सोची आया था हिंदुस्तान में शासन करने के लिए, और अगर ये लोगों का मनोबल टूटता रहा ना तो मेरो जनाजो पक्को निकलवा छोड़ेंगे। बाबर ने भाई साहब अपने टूटते हुए सैनिकों के मनोबल को बनाने के लिए इसने अपने समस्त सैनिकों के सामने घोषणा करी कि बाबर था ना वो शराब का बहुत बड़ा शौकीन था। शराब भी कैसे? वो सोने के मग्गे से सोने के गिलास में लेकर जब पीता था, चेयर्स भी नहीं करता था साला, खुद ही पीता था, है कि नहीं? तो वहां पर वो पीता था सोने की चीजों में। तो भाई साहब बाबर ने एक ही बात कह दी नहीं कि सुनो भाइयों, मैं समस्त सैनिकों को अपने संतान मानता हूं। सैनिक ने हित तो संतान मानता है तो बता,
क्योंकि मैं समस्त सैनिकों को अपनी संतान मानता हूं और मुझे पता है तुम मेरे शराब पीने से दुखी हो, इसलिए आज बाबर शपथ खाता है कि ये समस्त जितने भी सोने की चीजें शराब की, इनको तुड़वा कर मैं गरीबों में बिठवा रहा हूं। आज के बाद बाबर कभी शराब नहीं पिएगा। सैनिक कह रहा जी चाहे तू पी और चाहे तू मत पिए, लेकिन हम युद्ध करने नहीं जाएंगे। बाबर ने सोच लिया इशू का इम्पाक्ट भी, क्योंकि भाई साहब दूसरा कारण, अगर तुम नहीं जाते हो कोई बात नहीं, अगर मैं तुमको वचन देता हूं कि अगर कल के दिन मैं सांगा को दोबारा रणभूमि में पराजित करता हूं तो मैं सबको एक एक चांदी का सिक्का भेंट में दूंगा। सैनिक कह रजनी की एक बात बता, जब युद्ध करता करता मर गया, जब युद्ध करते करते मर गए तो सोने के सिक्के को चाटेंगे क्या? कोई काम का नहीं है भाई। हम कुल मिला के बात ये युद्ध नहीं करेंगे। अंत में जाकर साफ मना कर दी। फिर उसने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि साहब वो लड़ने के लिए नहीं आते, वो आते ही एक टारगेट से हैं, या तो मरना है या मारना है। बाबर ने सोची भगवान सौकर ये जना जो निकला। अब बाबर पढ़ रहा था एक दिन कुरान पढ़ते समय इस बंदे ने सबसे पहले अपने सैनिकों के टूटते हुए मनोबल को बनाने के उद्देश्य से इसने सबसे पहले दिलाई थी कुरान की सौगंध। किसकी? उस बंदे ने दिया था जिहाद का नारा। कौन सा नारा? और उसी समय इसने हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम वर्ग थे उनको बोलते थे उलेमा वर्ग। कौन से वर्ग? उलेमा वर्ग से उस समय कर वसूला जाता था जिसका नाम था तमगा। कौन सा? इस बंदे ने सबसे पहले उस जनता के ऊपर से कौन सा कर समाप्त करा? तमगा। जब हिंदुस्तान के समस्त मुसलमान हुए थे एक, तो तब जाके इसने अगला युद्ध लड़ा था। कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा? और वही युद्ध में सांगा क्या हुआ था? पराजित। तो बाबर की भारत में एकमात्र पराजय कौन सी युद्ध में? बयाना में। और सांगा की एकमात्र पराजय खानवा की। दोनों चीज बराबर है, तो हेडिंग में लिखो बयाना का युद्ध। जिला भरतपुर, सन फरवरी 1527। जिला भरतपुर, सन फरवरी 1527। फरवरी 1500। मध्य संघर्ष बाबर और सांगा। हालांकि बाबर खुद नहीं था युद्ध में, लेकिन नाम तो बाबर का ही होगा ना। बाबर और सांगा। परिणाम सांगा विजयी। सांगा विजय। हो गया बेटा, सारे काम बराबर है सबके? ठीक है, बाकी मुलाकात